के केंद्र पुरुष की जन्मभूमि से घोष है। संविधान के केंद्र पुरुष की जन्मभूमि से घोष है। ग्राम उदय से भारत उदय के निश्चय का संदेश है। ग्राम उदय से भारत उदय, ग्राम उदय से भारत उदय, ग्राम उदय से भारत उदय, ग्राम उदय से भारत उदय। नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। बहुआयामी ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर के महू से इस अभियान का शुभारंभ किया है। पंचायत राज प्रणाली को मजबूत बनाने सहित ग्राम विकास, किसान कल्याण और ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में लोगों की सहभागिता बढ़ाने जैसे उद्देश्यों को लेकर यह अभियान देश भर में शुरू हो रहा है। संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर इस अभियान को मध्य प्रदेश की धरती से देश भर में शुरू किया गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर हमेशा समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास की बात करते थे। उन्होंने हर छोटे से छोटे तबके को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के प्रयास किए और वही प्रावधान हमारे संविधान में भी किए। देश की आबादी का 70% हिस्सा गांवों में बसने के बावजूद भी देश के गांवों में कहीं ना कहीं विकास की धारा अवरुद्ध हो गई है या उस गति से विकास नहीं हो सका है जिसकी अपेक्षा की गई थी। ऐसे में एक बार फिर अपने अब तक के 70 वर्षों के प्रयासों का मूल्यांकन करने के साथ कुछ नई पहल करने की दरकार भी है। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान इसी विचार और इन्हीं सारे प्रयासों का प्रतिफल है। तो क्या खास उम्मीद इस अभियान से लोगों को है, साथ ही पंचायती राज व्यवस्था को नई स्फूर्ति प्रदान करने में यह अभियान कितना कामयाब होगा, ऐसे तमाम विषयों पर आज हम हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं 3 खास मेहमान। हमारे साथ है सुभाष द्विवेदी जी, जो कि जिला पंचायत भोपाल के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं उपेंद्र सेंगर जी, जो कि वैरसिया जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं। साथ ही हमारे साथ तीसरे खास मेहमान हैं भक्ति शर्मा जी, जो कि युवा महिला सरपंच हैं। हमारे यहाँ अब्दुल्लागंज के पास ही एक 5 गांव हैं, उनकी ये सरपंच हैं। तो ऐसे तीनों अतिथि का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में। आज चूंकि इस अभियान का शुभारंभ महू से प्रधानमंत्री ने किया है, क्या खास इस अभियान में होने जा रहा है, क्या खास इस अभियान का उद्देश्य रहेगा, इस विषय पर प्रधानमंत्री ने आज जो अपना उद्बोधन दिया, पहले हम उसे सुन लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री के इस उद्बोधन को। आज जो अपना उद्बोधन दिया, पहले हम उसे सुन लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री के इस उद्बोधन को। ग्राम उदय से भारत उदय एक व्यापक अभियान प्रारंभ हो रहा है और मुझे खुशी है कि बाबा साहब आंबेडकर ने हमें जो संविधान दिया, महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की जो भावना हमें दी, ये सब अभी भी पूरा होना बाकी है। आजादी के इतने सालों के बाद जिस प्रकार से हमारे गांव के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए था, जो बदलाव आना चाहिए था, बदले हुए युग के साथ ग्रामीण जीवन को भी आगे ले जाने का आवश्यक था। लेकिन ये दुख की बात है, अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। भारत का आर्थिक विकास 50 बड़े शहरों से होने वाला नहीं है। भारत का विकास 50 बड़े उद्योगकारों से नहीं होने वाला है। भारत का विकास अगर हमें सच्चे अर्थ में करना है और लंबे समय तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो गांव की नींव को मजबूत करना होगा, तब जाकर के उस पर विकास की इमारत हम परमानेंट बना सकते हैं। और इसलिए आपने इस बार बजट में भी देखा होगा कि बजट पूरी तरह गांव को समर्पित है, किसान को समर्पित है।
और एक लंबे समय तक देश के ग्रामीण अर्थकारण को नई ऊर्जा मिले, नई गति मिले, नई ताकत मिले, उस पर बल दिया गया है। और मैं साफ देख रहा हूं, जो भावना महात्मा गांधी की अभिव्यक्ति में आती थी, जो अपेक्षा बाबा साहब आंबेडकर के संविधान में प्रकट हुई है, उसको चरितार्थ करने के लिए टुकड़ों में काम करने से चलने वाला नहीं है। हमें एक जितने भी विकास के स्रोत हैं, सारे विकास के स्रोत को गांव की ओर मोड़ना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सरकार पूरी तरह से गांवों के विकास के लिए प्रयासरत है और इस बार का जो बजट है वो भी किसान और गांवों की बेहतरी के लिए ही बजट में भी सारे प्रावधान किए गए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले सुभाष जी आपसे मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि तकरीबन 70 सालों बाद आज हम देख रहे हैं कि जिस अपेक्षा से हमने गाँव विकास की योजना तैयार की थी, लेकिन उनका उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है, गाँवों का विकास उस तरह से नहीं हो पाया। तो ऐसे में किस तरह की प्रशासकीय कमियां रही हैं कि या किस तरह की चुनौतियों का सामना, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है या प्रशासन ने अब तक की है, जिसके कारण गांवों का विकास वैसा देखने नहीं मिला जिसकी हमें अपेक्षा थी, और अब इस अभियान से किस बदलाव की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, जो ये आपका प्रश्न है इसमें ये है कि हमारा जो ग्राम विकास से भारत, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान ये हमने शुरू किया है। ये इन्हीं कमियों को, जो हमारी प्रशासकीय कुछ कमजोरियां रही हैं, जो मेन दिमाग जो समझ में आती है वो ये कि कहीं योजनाएं जो हैं ऊपर स्तर से बन रही हैं। हमारा देश एक बहुलतावादी देश है, तो इसके कारण हो सकता है कि कुछ योजनाएं किसी एक क्षेत्र विशेष में सफल हो रही हों और किसी दूसरे क्षेत्र में सफल नहीं हो रही हों। तो अब इस अभियान के माध्यम से हम ये करेंगे कि जो गांव के लोग हैं वो ग्राम उदय से भारत उदय में अपनी योजनाएं, ग्राम विकास योजना वो स्वयं बनाएंगे। उसके अलावा दूसरे चरण में हम थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा योजना के, कि आज से ये हम ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का माननीय प्रधानमंत्री जी ने महू में शुभारंभ किया है और अभी आज सामाजिक समरसता दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है। इसके बाद हम अपने प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायत में 3 दिन का कंटिन्यूअस 3 दिन के ग्राम संसद, उनको नाम दिया गया है, वो आयोजित करेंगे। उसमें हमने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं और उन नोडल अधिकारियों के बाद जो विभिन्न विभागों के ग्राम स्तरीय अमले हैं उनको भी कहा है कि उन संसदों में वो जाके उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। तो वो अपने अभियान की, अपने विभाग की पूरी जानकारी देंगे। और तीसरा दिन जो रहेगा, दूसरे दिन हम हितग्राही मूलक योजनाओं में, आपका जो प्रश्न था उसमें ये भी था कि रिमोट एरियाज होने के कारण कई बार लोगों को जानकारी नहीं रहती है, हमारी जनता को, तो वो हितग्राही मूलक योजनाएं जो भी सभी विभागों की है उनकी जानकारी देंगे। क्या पात्रता के मापदंड हैं, क्या वो पात्रता पूरी करते हैं और उसका क्या तरीका है कि वो लाभान्वित हो सकें। तीसरा दिन जो हमारा रहेगा वो कृषि योजना बनाने का रहेगा। उसमें निश्चित रूप से कि जो एक क्षेत्र की, मध्य प्रदेश की बात करें तो मालवा का जो रीजन है उसकी जो भूमि है उसकी डिफरेंट है, वो बुंदेलखंड या बघेलखंड की बात करें उनसे, तो हर किसान का एक सॉइल हेल्थ कार्ड का उसमें तैयार करना है, उसमें कितना उर्वरक प्रयोग करें, कौन सी फसल बोएं, ये सारी चीजें ग्राम स्तर पे ही बैठ के ग्रामीण जन आपसी चर्चा के माध्यम से तय करेंगे। तो निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न है कि वो लोग जब खुद बनाएंगे तो उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उनको मिल पाएगा। अक्सर होता ये था कि पहले ऑफिसों में ही सारी योजनाएं बनती थी और वहीं पर उनके बारे में चर्चा होती थी, विमर्श होता था, लेकिन वे जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाती थी। अब चूंकि अभियान के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए हैं कि जमीन पर ग्रामीणों के साथ बैठकर ही योजना के बारे में चर्चा की जाएगी और उनकी बेहतरी के लिए वे क्या सही सुझाव देते हैं जिससे गांव का विकास हो, किसानों का विकास हो, ग्रामीण जनता का विकास हो, इससे संबंधित विविध प्रकार के आयोजन, कार्यक्रम और प्रावधान किए जाएंगे। आगे बढ़ने, भक्ति जी आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा कि सामान्यतः ये माना जाता है
कि 31 मई तक ये अभियान चलना है, कहीं ऐसा तो नहीं 31 मई के बाद ये अभियान सुस्त पड़ जाएगा या इसके उद्देश्य खत्म हो जाएंगे? क्योंकि इस अभियान के उद्देश्यों को 31 मई के बाद भी यदि लेकर जाना है तो उसके लिए जरूरी है कि पंचायत प्रतिनिधि इस अभियान के उद्देश्यों के तहत कार्य करें। तो आप अपनी क्या भूमिका मानती हैं इस अभियान में? जी, सबसे पहले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार पंचायत बरखेड़े अब्दुल्ला की तरफ से। सर ने इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ये ना हो कि 31 मई के बाद ये जितना भी इतना हमने जोर शोर से इतना बड़ा एक अभियान जो शुरू करा है वो सुस्त पड़ जाए। और मैं कहीं ना कहीं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि सुस्त पड़ेगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जितने भी हम सरपंच होते हैं उनको लगता है कि हमें ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए, मगर अब इतनी अच्छी बात आपने कही कि अब जो भारत का उदय है वो ग्रामीण क्षेत्र से होगा, वो उसकी ग्रास रूट से होगा। तो कहीं ना कहीं अब जो सरपंच हैं वो और एक जोश से भरपूर होकर अपने सारे कार्यों को करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अब उनका एक दायित्व बढ़ गया है और उनको आगे अपनी सारी जो भी वो क्रिया कर रहे हैं उसको उनको आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे बताना है। तो कहीं ना कहीं जब उनको लगेगा कि आज हमारी ही बातों को, हमारी समस्याओं को हमारे बीच में बैठकर समझा जा रहा है और उनके ऊपर ही पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, तो वो लोग बहुत खुशी से आगे बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब एक बहुत ज्यादा सामंजस्य की स्थिति आ जाएगी और जितने भी सरपंच और जनप्रतिनिधि जो नीचे स्तर के हैं उनका अधिकारियों के साथ मुझे लगता है बहुत मेल मिलाप बढ़ेगा और इस तरीके से पॉलिसीज बनेगी कि बहुत ज्यादा हमें इससे लाभ मिलेगा। जी, सही बात है। एक युवा सरपंच है, एक चीज में ऐड करना चाहूंगा। इस बार के अभियान में हम ग्राम सभा की तिथि भी निर्धारित कर रहे हैं कि प्रत्येक माह किस दिन को ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। और इस तिथि निर्धारित करने का फायदा ये होगा कि जो हमारा ग्राम स्तरीय अमला है वो उस दिनांक को वहां पे उपस्थित रह के अपनी योजनाओं की जानकारी और योजनाओं का क्रियान्वयन क्या हो रहा है उसके बारे में वो चर्चा करेगा ग्रामीण जनों से। तो निश्चित रूप से ये जो आगे आने वाले समय में जो आपका प्रश्न था कि कहीं ये इसकी रफ्तार सुस्त न पड़ जाए, तो वो नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल जरूर, 31 मई के बाद इसकी रफ्तार सुस्त ना होगी। जनप्रतिनिधि तो अपना जितना एफर्ट लगा सकते हैं वो लगाएंगे ही, साथ ही जो अधिकारी हैं वे भी अपने स्तर पर सारी कोशिशें करेंगे जिससे इस अभियान को सुचारू रूप से आगे जारी रखा जा सके। फिलहाल रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। भक्ति का महाकुंभ, श्रद्धा का महाकुंभ, आध्यात्म का महाकुंभ, विचारों का महाकुंभ, सिंहस्थ महाकुंभ 2016। सिंहस्थ महाकुंभ से जुड़ी हर खबर देखिए दूरदर्शन समाचार मध्य प्रदेश पर। तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे मानसी, 1 घंटे में। गुड। घर जाकर हम पापा मम्मी को सब सच सच बता देंगे। घर चली दीदी। भैया, तुझे मेरी कसम, मेरे पीछे मत आ। तुझे मेरी जान की कसम भैया, अपने प्यार का बलिदान दिया है पापा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के क्या सकारात्मक परिणाम निकल कर आएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं उपेंद्र जी आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा कि ग्रामीण जनता के समग्र विकास की कड़ी जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आर्थिक विकास का होना। हालांकि मनरेगा जैसी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उन योजनाओं से होता यह है कि उसकी जो बेसिक जरूरतें वो तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन उसको समृद्ध नहीं बन सकता। एक मजदूर ही बना रहता है, वो कभी आत्मनिर्भर नहीं हो पाता। अब इस अभियान के जरिए ऐसी क्या पहल की जाएगी जिससे कि वो ये अभियान उसकी आर्थिक समृद्धि का आधार भी बन सके? नमस्कार जी। इसमें जैसा कि आपने प्रश्न करा कि मनरेगा की योजनाएं सिर्फ मजदूरों को तैयार कर रही हैं, लेकिन आर्थिक तौर पे लोग सशक्त नहीं हो पा रहे हैं। इस अभियान में जैसा कि पहला दिन सर ने बताया कि जीपीडीपी ग्राम पंचायत की कार्य योजना तैयार करेगा, दूसरा दिन हितग्राहियों पर फोकस है पूरा। उस दिन जितने भी कार्यक्रम हैं सब पर गांव वालों के बीच में चर्चा होगी। मनरेगा के साथ साथ जो दीगर कार्यक्रम हैं जिनसे स्किल डेवलपमेंट ग्रामवासियों का हो सकता है, एनआरएलएम स्कीम है जो लाइवलीहुड मिशन वाली स्कीम है, उसका ग्रामवासियों को सबको बताया जाएगा। कैसे स्व सहायता समूहों का निर्माण करके हम आर्थिक गतिविधियों को प्राप्त कर सकते हैं,
उसके बारे में ग्रामवासियों को सब चर्चा की जाएगी और जो भी लोग तैयार होंगे उनके समूहों का निर्माण किया जाएगा उस दिन से। और समूह कैसे अपनी गतिविधियां संचालित करेंगे, कौन सी गतिविधियां प्राप्त करना चाह रहे हैं, उस पर पूरी चर्चा होगी और अगले 6 महीने तक चला करके उनकी फर्स्ट ग्रेडिंग करी जाएगी। समूह और अच्छा इंटर लर्निंग आपस में करेंगे तो अगले 6 महीने तक और टेस्ट करके बैंक से उनको अपनी गतिविधियां चलाने के लिए पूंजी प्रदाय की जाएगी, जिससे वो अपने आर्थिक तौर पे अपने आप को सशक्त कर सकें। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब युवा उद्यमी सम्मेलन और महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन जैसी गतिविधियां होंगी तो ये उनकी आर्थिक समृद्धि का आधार भी बनेगा, जैसे प्रावधान जिस तरह की योजना इस अभियान में है। सुभाष जी, अब एक और जो बहुत कई बार ऐसी बात पूछी जाती है कि अब तक जो योजनाएं बनती थी उनमें होता था कि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आती थी, और वो वाला जो मॉडल था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, वो फेल हो चुका है, क्योंकि 70 साल के बाद भी हम वैसा विकास नहीं कर पाए जो जिसकी अपेक्षा की जाती थी। अब जो है वो बॉटम अप अप्रोच का अपनाया जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। आपने शुरुआत में कहा भी था, ग्रामोदय से भारतोदय, छोटे से सीढ़ी से हम अब ऊपर की ओर जा रहे हैं। अब जब हमने ये अप्रोच बदली है, अब आप क्या संभावना देखते हैं कि इस अभियान के बाद, हालांकि इस अप्रोच की भी आलोचना होती है, लोग कहते हैं कि ये विकासोन्मुखी तो है लेकिन ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये लोकतांत्रिक नहीं है, तो इस अभियान में लोगों की उन आलोचना के जो स्वर हैं वो बंद हों और इसके सकारात्मक परिणाम ज्यादा से ज्यादा सामने आए, इस बारे में आपका क्या सोचना है? इस बारे में तो यही कह सकते हैं कि ये मोर डेमोक्रेटिक है। मतलब जो हमारा जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, संविधान संशोधन से जो ये इलेक्टेड हुए, इनको जितने ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार इनको हम सौंपेंगे, जनता का उतना ज़्यादा से ज़्यादा भला रहेगा। ये डेमोक्रेटिक का जो असली स्वरूप है ये हमारे पंचायत राज संस्थाएं हैं। तो हम जितना इसको मजबूत करेंगे निश्चित रूप से विकास में, क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही कहा कि यदि हम ऊपर से देखेंगे, और मैंने अपने पहले भी इस चीज़ को इंगित किया था कि यदि हम ऊपर से योजनाएं बनाएंगे तो वो एक तरीके से थोपने वाली स्थिति रहेगी। अब यदि गांव के ही रूप, जो पहले दिन हम ग्राम विकास योजना बना रहे हैं, वो एक तरीके से मास्टर प्लान रहेगी गांव का, जिसमें ग्रामीण जन आपस में चर्चा करके गांव में घूम के और वो ये डिसाइड करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि हमारा पैसा कहाँ से आएगा आगामी 5 साल में, एक उसका उसकी संभावना आंकेंगे। 14वें वित्त आयोग से कितना आएगा, केंद्र सरकार के कितनी भागीदारी रहेगी, राज्य सरकार की कितनी भागीदारी रहेगी, कितने वो आपस में इकट्ठा करेंगे, कितना श्रम के माध्यम से रहेंगे, कितना अन्य मदों से वो इकट्ठा करेंगे। तो एक तरीके से ये रिसोर्स एनवेलप बन जाएगा। उसके बाद फिर कि हमें अपने गांव के विकास में क्या क्या ज़रूरतें हैं उसको वो आइडेंटिफाई करेंगे। अब वो ज़रूरतें आइडेंटिफाई हो गई, इसके बाद ग्रामीण जन आपस में बैठ के कि उसकी प्राथमिकता निर्धारित करेंगे। यदि उनको लगता है कि हमारे यहाँ 200 प्राइमरी स्कूल में बच्चे हैं और हमारे स्कूल में केवल 4 ही कक्ष हैं, तो यदि 40 छात्र के हिसाब से माने 5वें कक्ष की बहुत ज़रूरत है, तो वो उसको प्राथमिकता क्रम में रखेंगे। सेम यही आंगनवाड़ियों के साथ होगा। और इसके अलावा यदि जलाभिषेक की बात करें, पानी रोकने की बात करें, जल संचयन की बात करें, तो कहाँ वो पानी गिरता है और वो नाले के माध्यम से चला जाता है, तो वहाँ हमें चेक डैम बनाने हैं, स्टॉप डैम बनाने हैं, मेड़बंधान करना है। तो ये मैंने उदाहरण दिए। इस तरीके से गांव वाले ही मिलके अपनी प्राथमिकताएं आइडेंटिफाई करके अब इनमें से कौन कौन से काम हमको पहले साल लेने हैं और हमारा बजट इतना है, दूसरे साल लेने हैं, हमारा बजट इतना है। तो ये चीज़ जो चीज़ गांव के लिए चाहिए, यदि आप खुद डिसाइड करेंगे तो वो निश्चित रूप से ज़्यादा उपयोगी होगा, ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। यहाँ इसमें 2 महत्वपूर्ण बदलाव मैं बताना चाह रहा हूँ। एक तो सबसे पहले जो पहले 13वें वित्त आयोग और उसके पहले के वित्त आयोगों में जो पैसा मिला, उस पैसे में भी प्लान बने थे, लेकिन वो ग्राम पंचायत के लेवल पे ग्राम पंचायत की बॉडी ने बैठ के बना लिए थे। इस बार का जो प्लान बन रहा है और ज़्यादा लोकतांत्रिक है। ये जनता के बीच में पूरी चर्चा करने के बाद जनता की नीड्स का एनालिसिस करके ही प्लान को बनाना है। तो जैसा कि आपने कहा कि अलोकतांत्रिक व्यवस्था हो जाती है, वैसा नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से लोकतांत्रिक है और ग्रामीण समुदाय के बीच में बैठ करके इसको तैयार करना है। दूसरा है कि इस बार हमें मालूम है कि हमारा रिसोर्स एनवेलप क्या है, हमारे पास कुल कितने संसाधन है, कितना पैसा है, उसके आधार पर ही वास्तविक योजना बनेगी। योजना बना के 2-2.5 करोड़ 5 करोड़ ऐसा नहीं बना देंगे। हमें मालूम है हमारे पास पैसा कितना है और कितने काम कर सकते हैं, उतने ही काम लिए जाएंगे। अनावश्यक कोई बहुत बड़ी योजना नहीं पहले से रोड मैप उसका तैयार है। बख्शी जी, आप भी कुछ कहना चाहती हैं? अच्छा,
जी, बिल्कुल सही है कि इस जो योजना है, जो कई लोग इस बारे में ऐसा कहते हैं कि अलोकतांत्रिक हो सकता है या ये मोर डेमोक्रेटिक नहीं है, डेवलपमेंटल तो है लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं है, ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं है। जो पहले की कई योजनाएं रही हैं, जो जनरली उनके बारे में कहा जाता है कि ये जगदीश भगवती मॉडल पर आधारित हैं, तो ये जगदीश भगवती मॉडल पर आधारित होने के साथ साथ जो उस मॉडल की आलोचना कई कारणों से की जाती थी, वे आलोचना के कारण इस योजना के निर्माण में उन सारी कमियों को दूर कर इस योजना को बहुत ही दूरदृष्टि के साथ बनाया गया है। हम इस अभियान को लेकर जितना जनप्रतिनिधियों में, जितना कहना चाहिए कि अधिकारियों में जितना उत्साह है, उतना ही उत्साह ग्रामीण जनता में भी है। इस योजना के शुरू होने से पहले हमने ग्राम की, गांवों की एक तस्वीर को खंगालने की कोशिश की थी, लोगों से चर्चा करने की कोशिश की थी। तो गांवों की उस तस्वीर पर हमने एक रिपोर्ट बनाई कि कैसे ग्रामोदय से भारत उदय के अभियान की संकल्पना को साकार करने की कोशिश की जाएगी। पहले हम एक बार उस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं ये रिपोर्ट। संविधान के केंद्र पुरुष की जन्मभूमि से घोष है। संविधान के केंद्र पुरुष की जन्मभूमि से घोष है। ग्राम उदय से भारत उदय के निश्चय का संदेश है। ग्राम उदय से भारत उदय, ग्राम उदय से भारत उदय, ग्राम उदय से भारत उदय, ग्राम उदय से भारत उदय। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत 14 अप्रैल से होने जा रही है। शहरों की दुनिया से, चकाचौंध भरी दुनिया से दूर रहने वाले एक ऐसे हिंदुस्तान को समृद्ध बनाने की कोशिश इस अभियान में की जाएगी जहां पर वास्तव में असली हिंदुस्तान बसता है, जहां देश की 70% आबादी बसती है। चलिए ले चलते हैं आपको ऐसे ही वास्तविक हिंदुस्तान की सैर पर। शहर के अत्याधुनिक रास्तों को छोड़ जब हम इन पगडंडियों पर आगे बढ़ते हैं तो कहीं सुर्ख नंगे पर्वतों के बीच, कहीं गहरे वनों के बीच, तो कहीं किसी बीहड़ में श्वास लेती एक अलग ही तस्वीर नजर आती है। भारत के गांव विभिन्न अंचलों में हर जगह इनका अलग ही स्वरूप नजर आता है, लेकिन जो चीज इन्हें समान बनाती है वो है इनकी सरलता। देश की 2/3 आबादी इन्हीं गांवों में बसती है। ऐसे में कैसे हम महज शहरों में दौड़ती हाई स्पीड मेट्रो, ऊंची ऊंची इमारतों और चकाचौंध भरी जिंदगी को विकास का पर्याय मान लें। विकास के हाथी को इस यथार्थ के धरातल पर उतारना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से पैदा हुई ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की संकल्पना, जो सामाजिक समरसता बढ़ाने के साथ पंचायती राज प्रणाली को मजबूत बनाने और किसान कल्याण तथा ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। ग्रामीण जनता इस अभियान को आशा भरी नजरों से ताक रही है और पंचायती राज में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने की अपेक्षा कर रही है। ये बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं और इससे निश्चित ही छोटे छोटे ग्रामों का विकास होगा और हर वर्ग, यहाँ पर कोई भी एक भेदभाव नहीं है कि हर वर्ग के लिए यहाँ पर विकास होगा। यूं कहें कि एक मानव विकास की ओर ये कदम है और बहुत अच्छा कदम है। इससे भारत जो है उच्च विकास के उच्च शिखर की ओर होगा। इस अभियान में गांवों के समग्र विकास की कल्पना को साकार करने वाले कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन पर फोकस रहेगा, जिनमें स्कूल चले हम अभियान की तैयारी, शाला विकास योजना, छात्रवृत्ति वितरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी देने और विभिन्न योजनाओं से लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस दौरान पशु स्वास्थ्य शिविर, आंगनबाड़ी चलो अभियान के प्रचार प्रसार और सुपोषण अभियान की गतिविधियां भी होंगी। साथ ही गांवों में महिला स्व सहायता एवं युवा उद्यमी सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधि इस अभियान के विचार के लिए सरकार की सराहना करते हैं और वे इसे पंचायती राज व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं। सारे प्रदेश में ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर शासन ने ऐसी योजना बनाई है कि अगर ग्राम का उदय होगा तो भारत का उदय होगा। ये अति महत्वाकांक्षी अभियान जिस महान उद्देश्य को लेकर जमीन पर आ रहा है, हम उम्मीद करेंगे कि ये उसमें कामयाब हो, क्योंकि इन गांवों से बड़े शहरों की दूरी यूं तो भौगोलिक तौर पर महज कुछ मीलों की होती है, किंतु विकास और समृद्धि के मामले में ये कहीं-कहीं नगरों से सदियों पीछे हैं। शहरों में नजर आने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, अपार्टमेंट्स विकास की झूठी और एक तरफा तस्वीर बयां करते हैं। सही मायनों में विकास इन ग्राम चौपालों के जरिए ही होता है।
क्योंकि यहाँ से पैदा हुई विकास की सुगंध ही वास्तव में पूरे देश को महका सकती है। इसलिए जरूरी है कि ग्रामोदय हो, तभी भारत उदय का सपना साकार हो सकता है। कैमरा पर्सन दिनेश भोयर के साथ अंकुर जैन, डीडी न्यूज, भोपाल। जी, निश्चित तौर पर ग्राम उदय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक 70% आबादी का विकास नहीं होगा तब तक सिर्फ 30% आबादी की बढ़ोतरी या उसके विकास या समृद्धि को देखकर हम देश के विकास को कहना चाहिए पैमाना तय करने लगे तो वह सही नहीं है। भक्ति जी, एक और जो चीज बहुत कहना चाहिए हमारे इस विषय से थोड़ी हटकर है लेकिन फिर भी बहुत जरूरी है, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में ये बात कहने में आती है कि पंचायती राज में हमने 50% आरक्षण महिलाओं को दिया तो है। चूंकि आप एक युवा महिला सरपंच हैं, इसलिए आपसे आपकी युवा सोच को तो जानना चाहूंगा ही। आप किन परिस्थितियों को देखती हैं सरपंच पद पर रहते हुए, वे भी आप यहाँ जानना चाहूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी होता यह है कि महिलाओं को सरपंच या जनपद अध्यक्ष इन सब पदों पर तो विराजमान कर दिया जाता है, लेकिन कहना चाहिए जो ट्रिगर है सत्ता का, वो सारा ट्रिगर महिलाओं के हाथ में ना रहकर पुरुषों पर रहता है। तो आप इस बारे में क्या लगता है कि आज वो पितृसत्तात्मक सोच, ये सारे अधिनियम बनने के बाद, ये प्रावधान बदलने के बाद पितृसत्तात्मक सोच में बदलाव आया है या नहीं? आज भी व्यवस्था वैसी ही चल रही है? क्योंकि मैं अभी तो सिर्फ 26 साल की हूँ, पर हम थोड़ा पहले बात करते हैं कि इससे पहले तो मुझे थोड़ी विडंबना है, बट मैं कहीं ना कहीं आपकी बात से सहमत हूँ। मगर इतने में मैं अपनी पुरानी बात खत्म करूँगी। आज की बात को मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कितनी खुशी होती है जान के कि मध्य प्रदेश में 25 से ज़्यादा महिला सरपंच हैं जी, और वो सब जो हैं बहुत हाईली एजुकेटेड महिलाएं हैं, चाहे उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है MSc में, बायोलॉजी में और कहीं कहीं जगहों पे, और फिर उन्होंने एक यू टर्न लिया है कि वापस उनको आके ग्रामीण क्षेत्रों में ही कार्य करना है। अब ये हम बात करें कि चेंज के बारे में, तो अब जिस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, हमारी शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो ये चीज़ एक महिलाओं को एक बूस्टअप दे रहा है कि अब उन्हें आगे बढ़ना है और उनको ये नहीं समझना कि उनको अपना ट्रिगर किसी और के हाथों में देना है। थोड़ी देर पहले आपने सुना होगा द्विवेदी जी ने और उपेंद्र सर जी ने इतनी अच्छी बात बताई कि ये जो अब नया ये भारत उदय का जो कॉन्सेप्ट है ये ज़मीन से शुरू हो रहा है, और हम देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। मगर इससे पहले क्या था, अधिकारों की उनको ज़्यादा सोच नहीं थी। मगर अब जब उनको कृषि योजनाओं के बारे में पता चलेगा, उनकी हितग्राही जितनी भी योजना है उनके बारे में उनको आइडिया लगेगा, किस तरीके की जो सॉइल है कहाँ इस्तेमाल होनी है उसका वो आंकलन कर पाएंगे। और ये सब चीज़ें कहाँ होंगी? ग्राम सभा में बैठकर। ग्राम सभा में महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं। उन महिलाओं को जब अपने अधिकार पता चलेंगे, आप देखिए हमारी सरकार के पास 600 से ज़्यादा पंचायत की मतलब योजनाएं हैं, 400 से ज़्यादा कम्युनिटी हेल्थ में योजनाएं हैं, मगर समस्या कहाँ आती है? जब वो उनको अधिकार पता ही नहीं होते। अब ये यूथ पॉपुलेशन आया है, अब आज का युवा जो है वो कुछ करना चाहता है, एक सकारात्मक सोच के साथ आया है, योजनाओं को समझेगा, करेगा। तो मुझे लगता है कि अब महिलाएं जो हैं एक स्ट्रॉन्ग पैमाने के साथ और एक स्ट्रॉन्ग उसके साथ आगे आएंगी। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब ये महिलाओं का सशक्तिकरण अच्छे तरीके से हो रहा है। तो दिख ही रहा है महिला सशक्तिकरण, जिस तरह से पंचायत स्तर पर छोटे छोटे से स्तर पर महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ रही है, और खासतौर से जब आप जैसे युवा सरपंच गांव की बागडोर संभाल रहे हैं, गांव के विकास की गाथा लिख रहे हैं, तो सकारात्मक सोच के साथ युवा शक्ति, जब ये दोनों चीजें आपस में मिलती हैं तो गांव का विकास होना लाजमी है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उपेंद्र जी, एक और जो ग्राम विकास से जुड़ी हुई या गांवों की जनता से, ग्रामीण जनता से जुड़ी हुई बात है, वो ये है कि आर्थिक संपन्नता और सामाजिक समृद्धि के साथ साथ, सामाजिक विकास के साथ साथ जो चीज एक और जरूरी है वो है न्याय। क्योंकि जब तक न्याय नहीं है तब तक आर्थिक समृद्धि और विकास के पैमाने तय नहीं किए जा सकते। यहाँ मेरा पूछना यह है कि कई बार पंचायतों में की न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। हालांकि पंचायतों का उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रामीण जनता की न्याय व्यवस्था से दूरी बहुत है। इस अभियान में ऐसे बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं कि बहुत सारे राजस्व संबंधी मामले और इस तरह के दूसरे जो न्यायिक मामले हैं उनका निराकरण मौके पर किया जाएगा। तो न्यायिक प्रक्रिया से जनता को जोड़ने के लिए इस अभियान में क्या खास किया गया है? देखो, एक तो हमारे यहाँ जो भी पंचायतें हैं सब निर्वाचित पंचायतें हैं, किसी समाज विशेष की पंचायतें हमारे यहाँ काम नहीं करती हैं। जो निर्वाचित पंचायतें हैं, इस अभियान के दौरान इनको शासन ने भी निर्देश दिए हैं कि राजस्व के कुछ मामले, नामांतरण बंटवारे वाले मामले अभी रिसेंटली ग्राम पंचायतों को सौंपे गए हैं, जिससे ग्राम पंचायत में पूरे ग्रामीण समुदाय के बीच में उन पर चर्चा हो और अविवादित तरीके से सबकी सहमति से उनका निपटारा हो। ऐसे प्रकरण तैयार करके आगे जो भी राजस्व के अधिकारी हैं उनके पास जाएंगे और उनका निपटारा होगा। साथ ही
जो इस अभियान के दौरान सामाजिक विकास के ऊपर जो चीज़ फोकस की गई है कि जो भी पात्रताधारी जितने भी हितग्राही होंगे उनका सबका निर्धारण बिना किसी के साथ भेदभाव करे हुए पूरी न्यायिक व्यवस्था का पालन करते हुए, वहीं पर जो जिस तरह की पात्रता रखता हो उसको पात्रता प्रदाय करते हुए उनको लाभ प्रदाय किया जाएगा। ऐसी इस पूरे अभियान में व्यवस्था है। सभी हितग्राही मूलक योजनाओं के प्रपत्र हमने उनको दे दिए हैं। उन प्रपत्रों पे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसको किस चीज की पात्रता है। तो सो मोटो हर व्यक्ति निर्णय कर सकता है कि इसको ये पात्रता है, वहीं उसको लाभ दे दिया जाएगा। किसी प्रकार के भेदभाव की कोई संभावना इसमें नहीं है। जी बिल्कुल, न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करने की और किसी तरह का कोई भेदभाव ग्रामीण जनता के साथ ना हो, इस बात के भी पूरे प्रयास इस अभियान में किए गए हैं। सुभाष जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पूछना चाहूंगा कि जैसा कि इस अभियान को प्रमोट किया जा रहा है कि ये किसानों का, ग्रामीणों का और साथ ही गरीब के लिए संचालित ये अभियान है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे उल्लेखनीय प्रावधान इसमें किए गए हैं। कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को इसमें सम्मिलित किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी जैसा कि कई दूसरे अभियानों या योजनाओं के साथ होता है, वैसा इसके साथ ना हो, इस अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए क्या खास प्रशासकीय स्तर पर, जमीनी स्तर पर कार्य किया गया है, जिससे ये अभियान सिर्फ कागजों की शोभा बढ़ाने वाला ना रहे, असल में भी इसके प्रतिफल सामने नजर आए? तो ऐसे क्या प्रावधान या ऐसी कोशिशें इस अभियान में की गई हैं? इस अभियान में जो इसकी विशेषता है वो ये है कि इसमें मापअप राउंड एक रखा गया है। 23 मई तक तो ये हम अपनी ग्राम संसदों का पूरा कार्यवाही समाप्त करके फिर 23 से 31 मई तक फिर से हमारे दल गांव में जाके और जो भी उनकी मांगें, शिकायतें या जो भी हमने हितग्राहियों को आइडेंटिफाई किया है, जो भी इस पूरे अभियान के दौरान कार्रवाई की गई है, उसकी जाके ग्रामीण जनता को जानकारी देंगे कि आपने ये मांग की थी, ये मांग हमने मान ली है, पूरी कर ली है और इसके में ये प्रावधान कर दिए गए हैं। यदि कोई मांग मानने योग्य नहीं होगी तो उसको भी गांव में जाके बताना पड़ेगा। तो ये जो एक पारदर्शिता वाली बात है कि आपकी मांग इन कारणों से पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पारदर्शिता बढ़ने से निश्चित रूप से इसमें अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और ये मॉनिटरिंग इस माध्यम से की जाएगी। जैसे किसी दिन विशेष में कोई ग्राम सभा हो रही है तो उसी दिन एक मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है, तो उस मोबाइल ऐप के माध्यम से जो जो मांगे आई, पूरा विषय भले ही ना लिख पाए उसमें, पर संख्यात्मक जानकारी उसी दिन तत्काल ग्राम सभा के बाद भेजी जाएगी। उसमें हमारे सरपंच जो उपस्थित रहे, पंचायत प्रतिनिधिगण, जो महिलाएं उपस्थित रहीं, जो महिला का आपने भक्ति से क्वेश्चन किया था, वो भी इस बार एक विशेष रूप से कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन ग्राम सभाओं में होना चाहिए। उनकी फ़ोटो भी उस मोबाइल ऐप के माध्यम से, और यदि कहीं पे मोबाइल ऐप की सुविधा नहीं हो पाती है तो हमारे पंचायत दर्पण पोर्टल पे वो जानकारी मॉनिटरिंग के लिए अपलोड करनी पड़ेगी। आपने जो किसानों की बात की, तो जैसा मैंने बताया था कि तीसरा दिन हमारा विशेष रूप से कृषि संसद उसको नाम दिया गया है। वो विशुद्ध रूप से कृषि विभाग की पूरी योजनाओं के बारे में है। उसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी पिछली बार सीहोर आए थे और उन्होंने यहाँ से एक फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी, जो कि एक कम लागत में, अभी तक जो फसल बीमा योजनाएं थी उनका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, पर ये एक कम लागत की योजना है और इस योजना में जो स्टेट का और सेंटर का शेयर है वो बढ़ा दिया गया है और उसके माध्यम से जो यदि कहीं होता है तो 25% हम तुरंत तत्काल जो लाभार्थियों को वितरित करते हैं। ये एक इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये ग्रामीण जनता के माध्यम से जो हमने बताया, चेक डैम और ये सब जो आइडेंटिफाई करेंगे ग्रामीण जन, तो हर स्तर पे पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करने से ये जो आपका प्रश्न था कि अन्य योजनाओं की तरीके से इसका कहीं फेल्योर ना हो जाए, तो हम इस चीज़ को मॉनिटर करते रहेंगे और किसी भी स्थिति में इसको रूटीन कोर्स का एक्सरसाइज नहीं होने देंगे। इसमें एक तो सरकार पूरी गांव में जा रही है जी, और दूसरा जो समग्र डाटाबेस के वाचन करने के बाद जो भी हितग्राही सामने आएंगे जो पात्रता रख रहे हैं, उनसे बिना उनका आवेदन प्राप्त करने की प्रत्याशा के हम सीधे उनको स्वीकृति देंगे, तत्काल स्वीकृति। मतलब योजनाओं में पहले वो पेंशन का आवेदन देगा, लेकिन हम समग्र डाटाबेस में देख रहे हैं पेंशन में पात्र है तो उसकी सीधे स्वीकृत करेंगे, उसके आवेदन को प्राप्त करने की प्रत्याशा नहीं रखेंगे, डायरेक्ट स्वीकृति। प्रक्रिया जितनी ज्यादा आसान की जा सकती है उस प्रक्रिया को आसान
करने की सारे प्रयास इस अभियान में किए गए और वो सारे प्रयासों के लिए जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधि जनता को जागरूक करें। तो भक्ति जी, आपने अपने गांव में ऐसे क्या कार्यक्रम किए हैं कि लोगों को कितनी अवेयरनेस है इस अभियान के प्रति? क्या आपने कोई जागरूकता अभियान चलाया है? हाँ जी, मैं तो देखिए ओके, पहले मैं सर की एक बात बहुत अच्छी बताना चाहूंगी कि अब सर ने कितनी अच्छी बात कही कि अब हमें इस चीज का इंतजार नहीं करना कि हितग्राही हमारे पास आइए। कितनी अच्छी चीज है, इसको हम कहते हैं एक मोड ऑफ एंटाइटलमेंट, इसको अंग्रेजी में शब्द दिया गया है कि अब वो समय आ चुका है कि अब सरकार को लोगों के पास जाना है। अब ये समय नहीं कि लोग सरकार के पास आए। हाँ जी, और बहुत अच्छी चीज है आप देखिए, क्योंकि किसान ही हैं आज की डेट में जिनको सबसे ज्यादा, किसी भी देश के लिए ऐसा कहा जाता है कि अगर उनके किसान में क्षमता है तो आप समझिए वो देश जो है वो उन्नति के पद पर है। क्योंकि गांधी जी ने बहुत पहले एक चीज कही थी कि अगर आप हिंदुस्तान से गांव को नष्ट करेंगे तो आप पूरे भारत को नष्ट करेंगे। ये जो अभियान है ये भी कहीं ना कहीं उनकी उस अवधारणा को साकार करेगा कि ग्राम स्वराज की बात करते थे। ग्राम, और यही चीज है कि अब जो गाँव है उनके अंदर सेल्फ रिलायंस हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, और अगर वो आर्थिक तरीके से बिल्कुल सशक्त रह पाएंगे तो ही हमारे देश का उद्धार हो पाएगा। और ये बात आपने कही कि किस तरीके से हम देखिए एक एजुकेटेड व्यक्ति और उसका साथ में मदद करने के लिए अधिकारी हूँ, तो मुझे लगता है कि उस गांव की जो प्रगति है वो दिन ब दिन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कि करीबन 99% लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं। अच्छा, आपके जी। और हमारे 99% लोग जन धन योजना के तहत सबके बैंक अकाउंट्स खुले हुए हैं। अब ये चीज जो है इसको, हाँ जी, ये एक क्यों है, क्योंकि मुझे अपने मैंने शिक्षा ग्रहण करी हुई है, पहली चीज। दूसरी बात, मैं उस शिक्षा के माध्यम से मुझे ये पता है कि क्या क्या सरकार योजनाएं दे रही है, अधिकारियों का बहुत ज्यादा पूर्ण सहयोग है। देखिए अगर कभी कोई अधिकारी हमारे कोई बात उन्होंने कैसे समझाया कि अगर कोई अधिकारी, हमें ऐसा लगता है हमारी बात नहीं सुन रहा, तो जरूरी नहीं कि वो नहीं सुन रहा, क्योंकि वो शायद उनके क्षेत्रफल की चीज नहीं होगी, वो शायद उस चीज के ऊपर कुछ काम नहीं कर सकते होंगे। इसलिए ये कंसिडरेशन, ये समझ हमें सिर्फ शिक्षा से आती है। क्योंकि हर व्यक्ति के एक छोटे दायरे होते हैं जिसके अंदर उसे काम करना होता है, मगर जनप्रतिनिधि एक ऐसा व्यक्ति होते हैं जिसके कोई दायरे नहीं होते। वो हर कहीं पे हर किसी फील्ड में अपने कार्यों कर सकता है। तभी ऐसा कहा जाता है कि सरपंचों को अगर अपने सारे जितने भी क्षेत्र हैं सबके अंदर वो काम करेंगे तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो ये चीज सिर्फ शिक्षा से, समझ से, सोच से चीज से आगे बढ़ती है। जी, और ये आपने जो जितनी बात कही उससे ये जाहिर भी होता है कि जो व्यक्ति स्वयं शिक्षित होता है उसे इस बात का महत्व होता है कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, और वो उसी अनुसार अपने गाँव में या जिस भी क्षेत्र में वो कार्य कर रहा है वहां पर उस क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए, उस क्षेत्र के लोगों को, उस जनता को, वहां के बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए प्रयास करता है। शिक्षा के स्कूल चले हम जैसे अभियान का प्रावधान भी, बच्चों को शाला भेजने के लिए भी ग्राम उदय से भारत उदय अभियान में पहल की गई है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य इस अभियान के तहत किए जाएंगे। स्वच्छ भारत, जी, स्वच्छ भारत अभियान को भी इसमें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान गाँवों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए जो पहले योजनाएं लाई थी, उन योजनाओं के प्रति जन जागरूकता लाने के प्रयास भी इस अभियान में किए जाएंगे। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा अभियान है ये कहीं ना कहीं समरी है हमारे अब तक की योजनाओं की, प्रधानमंत्री की। हम ये समरी इसलिए उस लिहाज से समरी ना माने कि ये प्रधानमंत्री के शासनकाल की समरी है, बल्कि अब तक की योजनाओं के बेहतर मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ने की दिशा में हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, गांवों से लोगों को इन सारी योजनाओं से जोड़ने के लिए जन सहभागिता बढ़ाने के क्या प्रयास किए जा सकते हैं, वे सारे प्रावधान इस अभियान में किए जाएंगे। भक्ति जी, आपने हमारे इस कार्यक्रम में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही उपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी, आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। निश्चित तौर पर बहुत सारी विषय इस ग्रामोदय से भारतोदय अभियान से संबंधित छूट गए हैं जिन पर चर्चा की जा सकती थी, लेकिन समय हमारे पास उतना समय नहीं है जिसके कारण हम तमाम मुद्दों पर, तमाम विषयों पर चर्चा कर सकें। फिलहाल रुकते हैं यहीं, अगले हफ्ते फिर किसी नए विषय के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्ते।